अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 8 का आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को जो आपके बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, जो जो मैं टॉपिक कवर करवा दिया है उससे रिलेटेड जो आपके पास प्रॉब्लम्स है उसको मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ साथ में आपको नोट्स जो है फर्स्ट चैप्टर के वो क्या कर रहा हूँ, आपको उसको पूरा प्रिपेयर करवा रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है वो किस तरह से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप तमाम प्रीवियस मेरी वीडियो मेरे चैनल के अंदर देख सकते हो। पार्ट वाइज मैंने अपलोड किया है। फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट लिखोगे और उसके आगे लिखोगे पढ़ो लर्न टुगेदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यह चैप्टर बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं फिजिक्स की न्यू बुक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आपके पास बुक मौजूद होगी या फिर आपके पास पीडीएफ मौजूद होगी। ठीक है, पीडीएफ भी मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एमसीक्यूज पढ़ूंगा एंड देन मैं यहाँ लिखूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्क्रीन में भी एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूं ताकि आप क्या कर सको, आप उससे भी देख करके देख सको। ठीक है, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है फर्स्ट एमसीक्यूज बेटा। उससे पहले ये भी कहता हूँ कि अगर मेरे चैनल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा, तो आप क्या करना है, आप उससे मेरे फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। चलो आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 सॉल्व करते हैं। रिपीट कर दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहला एमसीक्यूज जो है आपके पास, वो आपके पास बेटा है क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का है। ठीक है, तो आपके पास जो ये एमसीक्यूज दिया हुआ है इसको हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है फर्स्ट एमसीक्यूज में, ये लिखा हुआ है कि आपके पास 3 नंबर है 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा के 023 लिखा हुआ है। सेकंड नंबर लिखा हुआ है 0.003 और तीसरा नंबर लिखा हुआ है बेटा आपके पास 2.1 एक्सपोनेंट -3। और कहा जा रहा है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर बता दें और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सिग्निफिकेंट फिगर निकाल देते हैं। बेटा अगर पॉइंट लगा हुआ और बीच में नॉन जीरो आ रहा है तो वो मेरे पास क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि तमाम टर्म क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। इसके बीच में भी अगर जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। तो मेरे पास में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखो, याद रखना अगर पॉइंट लगा हुआ जीरो डेसिमल नंबर्स हो, इस तरह के पॉइंट लगकर जो भी नंबर लिखा हुआ तो उसमें क्या होता है, ये जो जीरो ये शुरू वाले होते हैं ना लेफ्ट साइड वाले, वो सारे क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। बस ये नंबर क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो कितना नंबर है, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और अगर मेरे पास 9000 लिखा हुआ है तो ये चारों सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, मतलब राइट साइड जीरो है तो वो क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन लेफ्ट साइड जीरो लगा हुआ है तो ये वो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, इसका ये तमाम नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। एक नंबर लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और 2.1 -3 तो मतलब क्या है बेटा, मेरे पास 0.00 करके कोई नंबर लिखा होगा ना, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे 0.0321। ठीक है, इस तरह से कोई वैल्यू होगी। ठीक है, जब पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो मेरे पास क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगी। तो याद रखना इक्वल टू से पहले जितना भी जीरो होगा, मतलब लेफ्ट साइड जितना भी जीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन उसके बाद वाला क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे कितना आगे बेटा, 2। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है 5 1 और 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 1 2 आ रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 1 का जो ऑप्शन है 5 1 और 2 है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। याद रखना प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जिसकी क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है वो। ठीक है, तो डायमेंशन आपको सप्लीमेंट्री और ड्राइव बारे में मैंने तमाम यूनिट्स के बारे में अपने चैनल के अंदर बताया है, तो आप उस वाले चैप्टर को भी देख सकते हो, उस वाले लेक्चर को भी देख सकते हो कि सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर क्या क्या चीज आते हैं, वो कौन सा मतलब क्या सरफेस पे काम करता है, 2D 3D, उसकी 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 आप क्या कहूंगा मैं, उसके यूनिट क्या होती है, वो तमाम चीजें क्या होती है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपके पास इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास क्या है बेटा, वो मेरे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरे पास क्या है बेटा, सॉलिड एंगल। क्या, सॉलिड प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा था ना, इसमें से कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो मेरे पास सॉलिड एंगल इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, आपके पास प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है ना बेटा, वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है स्ट्रेडियन। याद रखना ये डायमेंशन लेस होता है लेकिन इसकी यूनिट जरूर होती है। ठीक है,
ये डायमेंशन लेस होता है लेकिन इसकी यूनिट होती है, जिसको बोलते हैं रेडियन कहते हैं। और ऑप्शन नंबर कौन सा ये बेटा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज लिखा हुआ है, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका सेम यूनिट होता है इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। मतलब आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, मास लिखा हुआ है, मास का केजी भी होता है ना, चेंज करते हैं हम लोग। लैंड लिखा हुआ है जिसका मीटर होता है, ठीक है। और हमारे पास टेम्परेचर इसका केल्विन होता है, सेल्सियस होता है। लेकिन टाइम एक वाहिद है जो कि हमारे पास किस में होता है बेटा, सेकंड में होता है। उसकी यूनिट हर यूनिट के हिसाब से क्या होता है, सेकंड होता है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन नंबर बी, टाइम इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो टाइम मेरे पास हर क्वांटिटी के अंदर सेम होता है, जिसको हम लोग सेकंड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, आसान आसान से एमसीक्यूज है ना, करते जा रहे हैं और समझ में भी आते जा रहे हो, क्योंकि तमाम टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया आपको। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 में लिखा हुआ है, द रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। रैंडम एरर किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। आपको रैंडम एरर और आपको सिस्टमैटिक एरर और जीरो एरर के बारे में मैंने अपने चैनल के अंदर एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो रैंडम एरर क्या होता है बेटा, रैंडम एरर क्या होता है कि आप सेम मेथड को अप्लाई करते जाते हो और आपके पास मुख्तलिफ क्या आते हैं, उसके वैल्यूज आ रहे होते हैं, मतलब उसकी अनसर्टिनिटी उसके अंदर पैदा हो रही होती है, ठीक है। मतलब कभी कुछ कर रहे हो तो पहले प्रोसीजर को अप्लाई किया तो आपका जो आंसर है कुछ आ रहा है, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसीजर अप्लाई किया तो उसमें भी क्या आ रहा है आपके पास, कुछ और ऑप्शन, मतलब क्या उसके आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब उसकी रीडिंग में क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है। उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते थे। और रैंडम एरर किस वजह से होता है, जिसका काउस हमें नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। टेकिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, टेकिंग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे और फिर उसका मीन निकालेंगे, कि ऐसे निकल जाएगा। मेजरिंग द क्वांटिटी विद मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लिखा है एलिमिनेट द कॉज एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट हो सकता है कि हम ऑब्जर्वेशन को ज्यादा से ज्यादा लें लेकिन उसका मीन निकालें, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी मसले आ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटिटी को एक इंस्ट्रूमेंट के साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसकी वैल्यू क्या है बेटा आपके पास करेक्ट आ रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका एमसीक्यूज नंबर जो आई थिंक सो बी है वो करेक्ट है, लेकिन ए भी हो सकता है, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से क्या होता है, ए एमसीक्यूज करेक्ट होता है या फिर बी। बी मतलब कि अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए भी उसकी वैल्यू निकालोगे और उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो आपको वो करेक्ट आंसर क्या होगा मालूम पड़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर ऑप्शन नंबर 6 है, ठीक है। लिखा हुआ सिस्टमैटिक एरर कैन बी। सिस्टमैटिक एरर कब होता है, ठीक है, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ओनली या जीरो एरर होता है। बेटा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है सिस्टमैटिक एरर। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर जो ए है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 का ए। उसके बाद लिखा हुआ बेटा हमारे पास 7। तो 7 को देख लेते हैं। तो मुझे इस हिस्से को थोड़ा सा रब करता हूं और मैं ऊपर लिख लेता हूं 7 का, ठीक है। मैंने बी करवा दिया, 6 करवा दिया, ठीक है। 7 में क्या लिखा हुआ है, 7 में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें डायमेंशन की बात की गई है। लिखा हुआ आ रहा है कि MLT -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, लिखा हुआ है MLT -2, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या फिर प्रेशर। मुझे मालूम है कि ये किसका है बेटा, फोर्स का है। कैसे है देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरे पास, F बराबर होता है बेटा MA के। तो M को हम डायमेंशनली क्या कहेंगे, M कहेंगे, ठीक है। जबकि बेटा A मेरे पास किसके बराबर होता है, A मेरे पास बेसिकली बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। जबकि वेलोसिटी मेरे पास क्या होता है बेटा, वेलोसिटी मेरे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये v की जगह क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसको बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि वहां शायद आपको नजर ना आए। तो a लिखता हूँ मैंने, v लिखा, v की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और नीचे पहले से टाइम था और एक और इसका टाइम भी आ गया, मेरे पास 2 टाइम आ गया, मतलब टाइम का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डोनेट करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम से एल से डोनेट करते हैं, ठीक है।
और टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर। ठीक है, एफ बराबर होता है एम ए, ए की वैल्यू क्या आई है बेटा मेरे पास, एल टी माइनस टू, तो एम की जगह एम आ गया और ए की जगह क्या आ गया, एल टी माइनस टू। तो देखो दोनों सेम आ गया, तो मतलब क्या है, ये फोर्स का आपके पास डायमेंशन है। ठीक है, जो आपके पास गिवन था। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। तो 8 का पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। 8 के अंदर हमारे पास है बेटा, लिखा हुआ है, ये भी आई थिंक से डायमेंशन वाला है। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, इनमें से कौन सा है जिसका आपके पास सेम डायमेंशन है। लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क या इम्पल्स एंड मूवमेंट। मुझे मालूम है बेटा इम्पल्स एंड मूवमेंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इम्पल्स जो है आपके पास, और आपके पास क्या है बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, सेम होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूँ। इम्पल्स बेटा किसके बराबर होता है, इम्पल्स मेरे पास बराबर होता है लाइक फोर्स और टाइम के। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो फोर्स मुझे मालूम है बेटा किसके बराबर होता है, अभी हमने निकाला था एम एल टी माइनस टू के। तो एम एल टी माइनस टू जो कि क्या होगा बेटा, यहाँ पे टी है, टी मेरे पास टी के बराबर होगा। जब इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम, पावर है माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इम्पल्स का ये आ जाएगा। जबकि मोमेंटम जो होता है बेटा मेरे पास, मोमेंटम की जो होती है वैल्यू वो क्या होती है, मैंने आधा लिखा है, मेरे पास क्या होता है बेटा, मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मास मेरे पास क्या हो जाएगा, एम, सॉरी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वॉल्यूम बोला था मैंने, वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और वेलोसिटी अभी हमने निकाला था क्या होता है, एल टी माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो दोनों को साथ लिख दो तो एम हो जाएगा एल टी माइनस 1। देखो ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो मेरे पास क्या हो गया, इसका मतलब ये दोनों इम्पल्स और मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 8 एमसीक्यूज भी। अब सेकंड लास्ट 9 एमसीक्यूज है, उसको देख लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा। हमारे पास क्या है, सेकंड लास्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, काउज करता है, ये काउज एंड इफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है या फिर रीजन करता है। बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, काउज एंड इफेक्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ हमारे पास, सॉरी हाँ, एमसीक्यू नंबर सी इज अ काउज एंड इफेक्ट। लिखा हुआ डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है सेम ऑफ द काइनेटिक ऑफ। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा उसका डायमेंशन क्या है, सेम होती है इनमें से किससे। ठीक है, तो देखते हैं किससे होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है मेरे पास बेटा वो बराबर होता है एम मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसका अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा तो एम आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का ये होता है और इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो एम एल के ऊपर भी स्क्वायर और टी के ऊपर भी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का क्या, डायमेंशन। अब इसी तरह से मुझे बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरे हिसाब से बेटा ये फोर्स वाला जो होगा ऑप्शन, सॉरी वर्क वाला जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा। वर्क बराबर होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ मेरे पास क्या है बेटा, एफ मेरे पास क्या होगा, एम ए। और एम ए मुझे मालूम होता है किसके बराबर होता है, एम ए बराबर होता है मेरे पास लाइक किसके बराबर होता था, बताया था ना, एम ए मेरे पास एम होता है, एल होता है। ठीक है, और मेरे पास माइनस का क्या होता है बेटा, मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे, एम होता है, एल होता है, टी -2 होता है। ठीक है, जबकि जो डिस्टेंस है एस उसको क्या करूंगा बेटा, एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल एल कितना हो जाएगा मेरे पास, एम एल का स्क्वायर और टी -2। तो देखो सेम आ गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, एम ए के बराबर होता है और एम एम के बराबर होता है और ए की वैल्यू मैंने अभी निकाला था एल टी -2 होता है, तो दोनों को कंबाइन करके लिखा था तो ये आ गया था एफ की जगह और एस की जगह एल आ गया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो मतलब इसका जो ऑप्शन है वो बेटा 10 का क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। अब चले आते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस आंसर जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के हैं। ठीक है, बुक के न्यूमेरिकल्स के हैं तो इसी के अंदर ही सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यूज न्यूमेरिकल नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू आपकी क्या बन करके आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया। ठीक है, और मेरे पास क्या है, एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स जो लिखे हुए हैं उसको मैं रीड भी कर लेता हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर पेज नंबर 28 के अंदर ये न्यूमेरिकल मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 28 के अंदर है। ठीक है, तो मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ कि बन रही है कि नहीं बन रही है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो रहा हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, वीडियो तो बन रही है।
अब चलते हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, आपके परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है, जबकि आपके पास जो मेजरमेंट की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा, गिवन में आपके पास क्या है बेटा 3.67 और प्लस माइनस करके क्या है बेटा 0.25 की वैल्यू आपके पास गिवन है और कहा जा रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकाल रहे हैं ना, अनसर्टेनिटी जब निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कि ये वाली टर्म होती है उससे आप क्या करते हो, पहले लिखते हो और डिवाइडेड बाय क्या करते हो जो आपके पास वैल्यू आती है। ठीक है, 6 7 और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हो बेटा 100 से करते हो। ठीक है, जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन के आ रही है। तो मैं कैलकुलेटर मुझे खोलना पड़ेगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया। 0. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 मिनट, 0.25 डिवाइडेड बाय बेटा 3.67, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 0.068 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरे पास 6.8 आ रही है। ठीक है, तो 6.8 मेरे पास क्या होगा, पर्सन होगा इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। ठीक है, तो डायरेक्टली बहुत छोटा सा सवाल था जो कि हमने क्या कर लिया बेटा फौरन से सॉल्व कर लिया। ठीक है, और बुक के अंदर भी इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ 6.8% ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आज इसको रब कर देते हैं और फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो पेज नंबर 29 के अंदर है। और ये न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 3 होगा। मैंने 1 करवाया था, 1 के बाद 3 करवा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर बेटा रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, जो आपके से सवाल दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 2, तो उसके अंदर ना बेटा रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, जब मैं देख लूंगा फिर उसको सॉल्व करवाऊंगा। पहले मैं 3 करवा देता हूँ फिर 4 करवा देता हूँ। ठीक है, तो 3 में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 28 के अंदर ही 3 मौजूद है। एन एरोप्लेन ट्रेवल एट 850 किलोमीटर। ठीक है, एरोप्लेन जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना है बेटा, उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर है। तो मैं लिखता हूँ गिवन लिखता हूँ बेटा, और गिवन लिखने के बाद क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन का जो बेटा मेरे पास स्पीड है वो लिख रहा हूँ, कितना है बेटा मेरे पास प्लेन का स्पीड, आई थिंक सो यहाँ पे लिखा हुआ है 850 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 850 किलोमीटर पर आवर, जबकि आपको बताया जा रहा है हाउ डस इज ट्रेवल मेरे पास कितना है 1 किलोमीटर आवर। तो आपने बताना हाउ लॉन्ग डस, इसने कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, आपने जस्ट ये बताना है इसमें, तो ये आसान से ही सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने स्पीड ऑफ एरोप्लेन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, बुक के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लिखूंगा। ठीक है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है 850 किलोमीटर पर आवर में, उसने ट्रेवल जो किया है वो कितना किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेवलेट 1.00 किलोमीटर। ठीक है, उसने 1.00 किलोमीटर क्या करा ट्रैवल किया है। तो चलो आ जाओ तो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। हमें उसका मालूम करना है टाइम कि उसने कितना सेकंड में कितना उसने क्या करा है उसे उसने ट्रैवल किया है, उसको कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो मेरे पास टाइम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। ठीक है, और क्या होता है मेरे पास स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो टाइम मैं वैसे ही लिखूंगा। और मेरे पास डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस मेरे पास 1 किलोमीटर है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड मेरे पास 850 है। ठीक है, 850 किलोमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इसकी वैल्यू को, कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 850, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा टाइम की, मेरे पास आ रही है 0.001176। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा सेकंड में, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001176 को किससे बेटा 3600 से। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किसके बराबर होता है बेटा 3600 सेकंड के। तो मैंने क्या करा कि 3600 सेकंड मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है टाइम की वो मेरे पास आ जाएगी बेटा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 4.2336 सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, जो कि हमने क्या कर दिया निकाल कर आपको दिखा दिया।
अब क्या करना होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बस देखने में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो ये पेज नंबर आपके पास 29 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 4 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, मुझे सवाल खोलना पड़ेगा पहले, फिर आपको पढ़ के एक बार बताना पड़ेगा। तो लिखा हुआ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टास्क, एक रेक्टेंगुलर होल्डिंग टास्क है जिसके अंदर लेंथ जो है 25 मीटर इन लेंथ है, जबकि 15 मीटर आपके पास इन वेट है, और विच इज द यूज टू स्टोर अ वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम इन इंडस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम है पूरे टैंक की वो कितनी है बेटा, 290 मीटर का क्यूब वाटर पंप इनटू द टैंक। देखो इसमें लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है बेटा, होल्डिंग टैंक है, जिसके अंदर उसकी जो लेंथ है वो क्या दी हुई है बेटा, वो मेरे पास दी हुई है लेंथ की वैल्यू इसके अंदर अकॉर्डिंग 25.0 मीटर। जबकि बेटा आपके पास एक और वैल्यू दी हुई है विड्थ की, ठीक है। उसकी गहराई की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है मेरे पास, सॉरी उसकी जो चौड़ाई की वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है 15.0 मीटर, ठीक है। जबकि कहा जा रहा है उस पूरे टैंक की जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम है वी है वो कितना है बेटा, 2980 है, ठीक है, मीटर का क्यूब, ठीक है। क्यूब से समझ में आता है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, और कहा जा रहा है रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है कि आप क्या निकाल दो बेटा, डेप्थ निकाल दो। क्या निकाल दो, डेप्थ निकाल दो। तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है कि मेरे पास क्या होगा बेटा, ये तीनों वॉल्यूम किसके बराबर होते हैं, लेंथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है बेटा किसके साथ, विड्थ, और मल्टीप्लाई किससे होता है बेटा हमारे पास डेप्थ, ठीक है। सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। मुझे डेप्थ चाहिए बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, v डिवाइडेड बाय डेप्थ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये मैं अगर इसको डिवाइड करूँ गलत हो जाएगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये डेप्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और वेट की वैल्यू निकाल के देख लो, लिख कर देख लो। तो मेरे पास क्या वैल्यू है इसकी, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर में यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू है, डेप्थ अगर निकालना है मुझे तो वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू 2980 और मीटर का क्या है, क्यूब। और मेरे पास लेंथ की वैल्यू क्या है बेटा, 25 है, ठीक है, मीटर, और मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा किससे, 15 मीटर से, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा बेटा 3575, ठीक है। तो डेप्थ में लिखता हूँ, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 2980 मीटर का क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 375 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास डेप्थ की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, 7.95 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो हमने 1 2 3 सवाल सॉल्व किया, और साथ साथ आज के लेक्चर में मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया। इंशाल्लाह न्यू जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा दूंगा, और फिर इसके सीआरक्यूज क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।